डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, चलो देखते हैं लोकतांत्रिक। तो भारत क्या है का एक लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसमें से लोकतंत्र जो शब्द है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो लोकतंत्र की परिभाषा समझाया था आपको पिछले क्लास में कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन ने दिया, समझा दिया था लास्ट क्लास में, तो वो नहीं समझा रहा हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसके आगे आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अब लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, जो डेमोक्रेसी होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इंडिया कैसा है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे कंट्री जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल होता था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है ना, वैसे उतना इधर पूछेगा ज़्यादा कभी क्या हुआ, नहीं चल रहा है, क्या हो गया, सब पंखा है बीच का, स्पीड कब किया ही नहीं हो तो कहाँ से चलेगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं, ये ऐसे कैसे, ऐसे कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे को बड़ा गर्मी लग रहा है। ठीक है, और भी लग रहा है, ठंड लग रहा है, बहुत बढ़िया, जिसको लग रहा है बहुत अच्छा। ठीक है, एक तरफ क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक तरफ क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर पीछे खोलो, खिड़की उड़की खोलो। ठीक है, खोल दो खोल दो खिड़की, पीछे का भी खोल दो, मैं तो फिर पूरा मस्त जाएगा ना। वो तो अच्छा है कि एग्जॉस्ट चल रहा था, नहीं चल रहा तो और मजा आता, मैं तो 18 में करने वाला। ठीक है, बच्चों को बुलाता हूँ सुबह 6:30 बजे और उन लोगों को फिर 18 डिग्री में बैठाता हूँ। बहुत एसी लगवा रहे थे ना, इधर बैठते सब, मतलब वहीं बैठोगे और कोई जैकेट नहीं पहनेगा। ठीक है, तो एक तरफ क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक तरफ क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा देखो, अब इसमें समझते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पर लोग स्वयं जाकर डायरेक्टली निर्णय नहीं लेते और डिसीजन क्या बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं कि जो विधि निर्माण है उसमें सीधा कार्य नहीं करते। तो लेजिस्लेशन का जो काम है, विधि निर्माण का काम है जो लेजिस्लेशन का, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, या डिसीजन मेकिंग जो होता है वो कौन करता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। लोगों के जो क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं। तो लोक प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेजिस्लेशन करते हैं। तो लेजिस्लेशन इज डन बाय, लेजिस्लेशन या डिसीजन मेकिंग इज डन बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, क्लियर है। तो दुनिया में कोई भी कंट्री कंप्लीट डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स हैं, पर वो डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर भी तो उनका भी तो कोई हेड है स्टेट, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए हेड ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए। बट कुछ केसेस में उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिया था, ऐसा तो कुछ केसेस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे भी लोकतंत्र ने दिया है, बताऊँगा कैसे दिया है। ठीक है ना, पंचायत में खासकर है। राइट टू रिकॉल जानते हो, वापस बुलाना, तो वापस कौन बुला रहे हैं, हम ही बुला रहे हैं। तो लोग, एक व्यक्ति जो काम करने भेजा गया उसको सीधा वापस बुला सकते हैं। मतलब वो आदमी सही से आपका क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप डायरेक्टली वापस बुला सकते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपको उसको वापस बुलाना है तो भी आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आपके रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे, और वो पास होगा तभी वो हटेगा, नहीं तो वो रहेगा। ऐसे होता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोगों के क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधित्व हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है, उनके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है और सारे निर्णय वहाँ से होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का दुनिया में कोई भी डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना, वहाँ सब में क्या होता है, कुछ रूप में डायरेक्ट डेमोक्रेसी दी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग। लोग ही सीधा क्या करते हैं, नीति निर्माण की प्रक्रिया में कार्य करते हैं या संलग्न होते हैं। पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, केवल लोगों के प्रतिनिधित्व से ही उस लोकतंत्र को। तो इंडिया कैसा है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पर हमारे लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो जाकर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। पर ऐसे कुछ उपकरण होते हैं, कुछ क्या है, उपकरण है, टूल्स बोलते हैं जिसको, टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसे कुछ उपकरण है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के टोटल 4 इंपॉर्टेंट उपकरण है, जिसमें से पहला उपकरण कहलाता है रेफरेंडम, जनमत। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्लेबिसाइट,
ठीक है। इसके बाद होता है इनिशिएटिव, इसको पहले लिख लो इंग्लिश में, इसका हिंदी मेरे को भी देखना पड़ जाएगा। इनिशिएटिव देख लेना आप लोग उसको बुक में, रिकॉल वापस बुलाना, ठीक है। जनमत, प्लेबिसाइड, इनिशिएटिव और रिकॉल। क्लियर हो रहा है? तो ये 4 तरह से ये क्या हो सकते हैं, ये 4 अलग अलग उपकरण हैं। रेफरेंडम मतलब एक प्रकार का क्या होता है, जनमत होता है। किसी मुद्दे पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही तो क्या करेगी, उस मुद्दे को लोगों के सामने रख के वोट करा लेगी। जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में क्या रखा गया था कि वहाँ पर एक क्या किया जाए, बिल बनाकर ले जाओ और वहाँ के लोगों से वोटिंग ले लो, अगर वो चाहते हैं तो रहेंगे, नहीं चाहते तो चले जाएंगे। समझ आ रहा है? तो वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं डिसीजन ले रही है, वहाँ के लोगों से वो निर्णय लेवाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वैसा होता है रेफरेंडम। रिकॉल में क्या हो रहा है, आप खुद ही उसको वापस बुला रहे हो जिसको आपने चुन के भेजा था। वहाँ पर कौन नहीं कर रहा है, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 उपकरण, नाम बस याद रखो, अभी आपके प्री में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो नाम पूछ लेगा, चारों का नाम याद रखना बस, ठीक है। उसके बारे में डिटेल नहीं कर रहा हूँ। तो इनिशिएटिव में क्या होता है, बिल सरकार बनाती तो है नॉर्मल, वहाँ सरकार वहाँ भी होगी, पर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि कोई विशेष मुद्दा है, कोई स्पेशल कोई इशू है, तो क्या करते हैं, खुद ही बिल बनाकर गवर्नमेंट को दे देते हैं कि हम चाहते हैं ये बिल बने। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, बिल के ऊपर बात करती है, फिर वापस लोगों से ही वोट करके उसको बनवा दिया जाता है। समझ आ रहा है? उस प्रक्रिया को बोलते हैं इनिशिएटिव। तो ये सब चलता है स्विट्जरलैंड में। और इंडिया में अगर देखोगे तो ये राइट टू रिकॉल जो है वो पंचायत लेवल पे थोड़ा सा इनिशिएट किया गया है, वापस बुलाने का, है ना। वापस बुलाने का जो अधिकार है ये भारत में लागू है, खासकर पंचायत लेवल पे, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 उपकरण, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, इनिशिएटिव और रिकॉल, ठीक है। ये चारों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन कौन से हैं। समझ आ रहा है क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो भारत किस तरह का है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट पंचायत के लेवल में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के छोटे मोटे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद आता है आपका, और डेमोक्रेसी क्या होता है वो तो पता है ना, अब यहाँ पर डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है, इससे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और इंडिया में इस डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, तो अभी बताया मैंने आपको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी कौन देता है, फंडामेंटल राइट, और आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डीपीएसपी। तो भारत में तीनों प्रकार के लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, संविधान के माध्यम से। क्लियर, पहले ही बता दिया उसको, ठीक है, उसको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिपब्लिक, गणराज्य। अगला आइडिया को बोलते हैं हम लोग रिपब्लिक, गणराज्य। क्या होता है गणराज्य? गणराज्य की 2 से 3 पर समझना है क्या होगा ना, 2 से 3 इसके डेफिनेशन है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, पहला इज 2 हेड ऑफ स्टेट। राज्य के क्या होंगे, 2 प्रमुख होंगे, तो 2 प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो 2 हेड ऑफ स्टेट, या 2 हेड ऑफ स्टेट मतलब ना, तो 2 क्या होंगे, प्रमुख होते हैं, ठीक है। प्रमुख कितने होंगे, 2 होते हैं, ठीक है। और इसको देखोगे जैसे कि इंडिया में अगर देखेंगे, और एक तरफ हम लोग ब्रिटेन में भी देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। तो हमारे में 2 हेड हैं, एक हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, जो संवैधानिक प्रमुख भी है, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एज वेल, है ना। और एक तरफ कौन है, जो एक होते हैं कानून के प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और दूसरे क्या होते हैं, ये भी तो बताया था लास्ट क्लास में, एक होते हैं गवर्नमेंट हेड, ठीक है, जो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर भी ऐसी ही 2 हेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो कौन है, क्राउन है। अब गवर्नमेंट हेड कौन है, ठीक है। हमारा क्या है, ये जो व्यक्ति है, ये जो लोग हैं, ये इसको चुनता कौन है, डायरेक्ट लोग चुनते हैं, और यहाँ पर लोगों के द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव उसको चुनते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इसको चुनते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म में। तो हमारे यहाँ पर क्या चलता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, 2 हेड ऑफ स्टेट हैं, पर दोनों का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक तरीके से ही होता है। एक का डायरेक्ट डेमोक्रेसी से होता है, एक का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से होता है ना। पर यहाँ पर क्या होता है, क्राउन को कैसे चुना जाता था, हेरिडेटरी सक्सेशन, मोनार्कियल, ठीक है ना, मोनार्कियल है वो, मतलब राजा का बेटा ही उसको बना देते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो मोनार्कियल रिपब्लिक है ये, और ये जो है इस व्यक्ति को डायरेक्टली चुनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनार्कियल रिपब्लिक। ये तो बताया था लास्ट क्लास में मैंने, ब्रिटेन और उसमें क्या अंतर है आप लोग को बताया था, किस क्लास से पढ़ा दिया, फिर कभी पढ़ाया है एक ही दिन में, अच्छा मॉर्निंग वाले बच्चों को बताया, फिर सुन लो, ठीक है। यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। प्रेसिडेंट किसका हेड है, कानून का, ये किसके हैं, सरकार के हेड है। यहाँ पर क्राउन जो है वो कानून का हेड है, और प्राइम मिनिस्टर किसकी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो किसके हेड है, सरकार के हेड है, ठीक है। यहाँ पर जो क्राउन
चुना जाता है, ये क्या है, मोनार्कियल हेरिडेटरी सक्सेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनार्कियल रिपब्लिक, मोनार्कियल रिपब्लिक, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक रिपब्लिक। तो एक तो परिभाषा यह है कि हेड ऑफ स्टेट कितने होंगे, 2 होंगे। लोकतंत्र, इसका रिपब्लिक का एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसका एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि सभी सरकारी जो भी कार्यालय हैं, ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस विल रिमेन ओपन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड इज एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल 24/7। सभी सरकारी कार्यालय 24/7 मतलब दिन में 24 घंटे सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे और सभी व्यक्तियों को वहां जाने का अधिकार है। ऐसा है? अभी देखते हैं भाई, यही तो बात करना है। देखो पहली बात तो कि क्या सभी को अधिकार है, हाँ अधिकार है। अब आप सीधा जाके घुस जाओ फिर कलेक्ट्रेट में, नहीं घुसने मिलेगा, पर मना भी नहीं है जाने के लिए, आप परमिशन लेके जाइए। वो एक पद है ना, तो उस पद की भी कोई रिस्पेक्ट होगी। तो ऐसा नहीं कि आप कलेक्टर से मिल नहीं सकते, आप परमिशन दो, वो मिलेगा। आप मांगो ना परमिशन, क्यों नहीं मिलेगा। तो हर ऑफिस के अंदर आप जा सकते हो। अब 24/7 क्यों समझाता हूँ, 24/7 बोलेगा ये तो खुला नहीं था सर, 5 बजे बंद हो जाता है। तो 5 बजे जब आप क्या करते हो, ऑफिस के सामने जाते हो, तो वहाँ क्या लिखा रहता है, ऑफिस कल सुबह 10 बजे खुलेगी। ये जानकारी कहाँ से मिली, उस ऑफिस ने दिया। तो ऑफिस तो खुली थी, ये जानकारी देने के लिए कि मैं बंद हूँ। ऑफिस ने ही तो दिया, कहाँ से मिला वो जानकारी, इसलिए वो ऑफिस के सामने लिखते हैं कि दिस ऑफिस विल रिमेन क्लोज टिल मॉर्निंग 8 AM और कल सुबह 8 बजे खुल जाएगी। तो जानकारी आपको वो ऑफिस ही दे रही है, आपको किसी से नहीं पूछना है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी मिलेगा तभी ये ऑफिस खुला है कि नहीं, आप जाके देख सकते हो, सामने लिखा होगा। और नहीं लिखा तब फिर आपका क्या हो रहा है, फिर जाके आप केस करो। तो लिखा होगा उस ऑफिस के सामने कि भाई मैं सुबह 10 बजे खुलूँगा, अभी तो मैं बंद हूँ, ठीक है। तो वो भी कह रहा है कि वो ऑफिस 24 घंटे आपको अपने संबंधित जानकारी देने के लिए खुली हुई है, इसलिए वो क्या है, रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक की 2 अवधारणा है, पहला होता है 2 हेड ऑफ स्टेट होते हैं, दूसरा क्या होता है कि सभी सरकारी कार्यालय हर लोगों के लिए खुले होते हैं और सभी लोगों को वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होती है, लोग वहाँ तक जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या था, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा जो कि नेचर ऑफ स्टेट है, ठीक है। थोड़ा सा और आ जाता हूँ इधर। तो रिपब्लिक तो हो गया, कहाँ गया, बारह 13 पेज पढ़ लिए क्या अपन, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, यही था ना। हाँ, इधर से आते हैं, इसको और पर बात करते हैं। अच्छा, न्याय कब स्थापित होगा, व्हेन द जस्टिस विल बी, या बोल सकते हैं न्याय का स्थापना कब होगा। 3 प्रकार की न्याय कब होगी, जब किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी कब इस्टेब्लिश होगी, बताओ। इक्वालिटी, स्वतंत्रता, ये जो है ना इक्वालिटी, समता या समानता कब स्थापित होगी, जब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिएगा, ठीक है ना। समानता तब स्थापित होगी जब किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्वालिटी व्हेन बी एस्टेब्लिश व्हेन देयर इज नो प्रिविलेज। लिख लो इस सब लाइन को, इक्वालिटी कब होता है, जब किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाता। इस लाइन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, मेरे वाले में नहीं, उधर मेन में आपको एग्जाम में। इक्वालिटी कब इस्टेब्लिश होता है, जब कभी भी किसी को प्रिविलेज नहीं होता। इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना, जब विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा तो इक्वालिटी इस्टेब्लिश होगी। तो फिर क्यों दे दिया राष्ट्रपति और उसको विशेष अधिकार, तो कुछ एक्सेप्शंस भी है इक्वालिटी के, ठीक है ना, बात करेंगे क्यों दिया गया, ठीक है। देयर इज सर्टेन एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, वो बाद में लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको एक चीज़ को ध्यान रखना, बाकी तो मैंने सारे बता दिया था, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस वगैरह को तो हम नॉर्मल समझते हैं, इसके लिए था, ठीक है। लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता कब होगी, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता कब स्थापित होगी, जब स्टेट, जब कोई बाउंडेशन नहीं होगा, जब विधि की स्थापना होगी, जब लॉ होगा तब क्या होगा, व्हेन देयर इज द लॉ देयर इज एन लिबर्टी। रेस्ट्रेंट की बात नहीं है, जब कानून होगा, लॉ होगा, तभी क्या होगी, लिबर्टी होगी, ठीक है। अब सपोज करो बोलोगे सर कानून तो है पर मेरे को पूरी स्वतंत्रता नहीं है, अब मैंने कानून बना दिया, अब गेट के बाहर नहीं जा सकते, कानून बना दिया मैंने, आपको पता चल गया कानून, तो क्या आपकी लिबर्टी छीन रही है, आप अंदर ही क्यों आए थे, और आप परमिशन लेके जा सकते हैं, वो भी लिखा होगा उसमें, सिंपल सी बात है ना। तो कानून ऐसे डील करता है। तो जब तक, जैसे कि एकदम सिंपल सा प्राइम एग्जांपल जो मैं बताता हूँ, देखो ये क्या है, एक बहुत बड़ा सा हीरे का टुकड़ा है, बताया था कई बार एग्जाम्पल को बोला है, ठीक है ना, डायमंड, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इस डायमंड को, इतना बड़ा हीरा है, पूरा इतना बड़ा हीरा है ना अब इसमें, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्यक्ति खड़े, और बोलूँगा कि इस हीरे को उठा के ले जाओ, इतना बड़ा है, कौन लेके जाएगा, हाँ जो लास्ट में बचेगा, सबको मार देगा वो, लालच,
पर यहीं पर मैं एक कानून बना दूं कि इसके 11 हिस्से करे जाए और बांट दिया जाए, तो क्या होगा, सब बराबर का हिस्सा ले जाएंगे। उससे क्या होगा, उस लॉ के कारण सभी की स्वतंत्रता होगी और सभी का अधिकार सुनिश्चित होगा। नहीं तो क्या होगा, दूसरे के अधिकार को मारकर अपना अधिकार रखा जाएगा। यही जंगल का कानून है, ठीक है। और हम क्या है, मानव कानून से जीते हैं, तो इसलिए लिबर्टी ऐसे एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ लॉ देयर इज लिबर्टी। जब कानून होगा तभी स्वतंत्रता होगी, अगर कानून नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी। व्हेन देयर इज अ लॉ देयर इज लिबर्टी। समझ आ रहा है, एकदम इस लाइन को ध्यान रखना। हाँ, लॉ हो सकता है आपको किसी चीज़ से रोकने, किसी चीज़ को करने के लिए बोल रहे होंगे, पर डेफिनेटली वो आपके बेनिफिट्स के लिए ही होगा। लॉ कभी भी नेगेटिवली टर्म में नहीं होगा, अगर नेगेटिव टर्म में होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो यहाँ खत्म करते हैं इसको, प्रियम्बल को, और कल हम लोग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटी को देखेंगे, ठीक है ना। हो जाएगा दोनों को, ड्यूटी और डीपीएसपी तो तुरंत हो जाएगा, तो राइट से हम लोग आएंगे। हाँ बोलो। हाँ है, बिल्कुल है, वो जानना है आपको। मैंने छोड़ दिया था प्री है करके, केशवानंद भारती बाद में बोला गया कि है। पहले देखो बेरूबाड़ी यूनियन का केस हुआ, बेरूबाड़ी में यही बात उठी थी कि क्या उसका वो भाग है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से ये बात उठनी चालू हुई थी, उस समय पहले बोला गया कि नहीं है, फिर धीरे धीरे करके कहाँ पहुँचे हम, केशवानंद भारती पे। और केशवानंद भारती बाद में ये बोला गया कि संविधान जो है वो, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए उसके ऊपर संशोधन किया जा सकता है। अगर वो भाग ही नहीं होता संशोधन, उसके ऊपर अप्लाई कैसे होता। तो उसके ऊपर अमेंडमेंट इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। पर इसमें दो चीज़ों को ध्यान रखने की बात है कि वो संविधान का भाग तो है, पर वो किसी भी तरीके का स्टेट के ऊपर, स्टेट या उसकी मशीनरीज के ऊपर, मतलब पुलिस है, सरकार है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। प्रियम्बल नेवर पुट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन टू द स्टेट और गवर्नमेंट। पहली बात कि वो किसी भी तरीके का इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगेगा। और दूसरी बात कि कोर्ट जो है वो प्रियम्बल में दिए हुए वादों को, जो चीज़ें लिखी हैं, उसका इस्तेमाल कर सकता है अपने निर्णय के लिए। इसका अर्थ दो होता है। क्लियर हुआ, यही लिखा होगा आपकी किताबों में भी, सिंपल सी बात। अभी आया समझ, ठीक है। तो उसके आगे तो पहले ही बता दिया था मैंने कि कोर्ट में इसको यूज़ किया जा सकता है, पर ये किसी भी तरीके का स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। ऐसा नहीं कि प्रियम्बल में लिखा है इसलिए नहीं करेंगे, फंडामेंटल राइट में लिखा है इसलिए नहीं करना है। समझ आ रहा है, क्योंकि जस्टिसेबल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, स्टेट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन आए नहीं। मैंने दोनों चीज़ों को पहले समझा दिया था, ठीक है। तो दोनों चीज़ को पहले ही समझा चुका हूँ आपको। पर हाँ, अगर पूछेंगे कि है हिस्सा, तो बिल्कुल हिस्सा है, ठीक है ना, संविधान का हिस्सा। ओके, क्योंकि उसका हिस्सा नहीं होता तो उसका अमेंडमेंट नहीं होता, सिंपल सी बात है। ओके, चलो फिर मिलते